चलिए बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है कनावत अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हमने अभी 8th क्लास विज्ञान का मॉडल पेपर यानी जो अभी हाल ही में गवर्नमेंट द्वारा मॉडल पेपर यानी सैंपल पेपर के नाम से जारी किए गए हैं, उन सैंपल पेपरों को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। तो अभी तक हम फर्स्ट सैंपल पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कंप्लीट किया था और लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी आपसे डिस्कस किया था, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं आपसे कक्षा 8 विज्ञान का, जो कि सैंपल पेपर दिया गया है। आज सेकंड सैंपल पेपर की हम आपसे चर्चा करने वाले हैं और हम आपको करीबन 6 सैंपल पेपर सॉल्व कराएंगे। तो बात करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चनों की। सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पैटर्न यदि देखा जाए तो पुराने 2023 का क्वेश्चन पेपर यानी पेपर हम सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में मैं आपके सामने लेके आऊँगा, उसमें क्या पैटर्न था, किस तरीके से क्वेश्चन लिखने होते हैं, एक बार सभी बच्चे उसको अच्छे से रीड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से हमसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन और भी पूछे जाएंगे, पैटर्न आपको मैं बता दूंगा, लेकिन अभी सैंपल पेपर के माध्यम से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में 8th क्लास विज्ञान में आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान से सभी क्वेश्चनों को रीड कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा है। भाई ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। मानव निर्मित है मतलब ऐसा रेशा है जिसको किसने बनाया है? भाई मानव ने बनाया है। प्राकृतिक रेशा नहीं है, प्रकृति से प्राप्त होने वाला नहीं है, हमें मतलब मानव के द्वारा बनाया गया रेशा है। ऐसा कौन सा है? तो भाई कपास की बात करें तो कपास हमारे पास पहले ऑप्शन पे दे रखा है। तो कपास प्रकृति के द्वारा हमारी फसलों से प्राप्त होने वाला रेशा है। रेशम जो हमें एक कीट से प्राप्त होता है जिसका नाम है बॉम्बिक्स मोराई, या हम बात करें रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है। और ऊन की बात करें तो हमें ऊन भेड़ से भी, बकरी से भी प्राप्त होती है। तो ये हमारे तीनों तो हो गए कौन से रेशे? प्राकृतिक रेशे। लेकिन हमें नायलॉन जो दे रखा है, नायलॉन, ये हमारा जो है ना वो मानव निर्मित रेशा है। भाई इसको हम कहेंगे कि ये मानव के द्वारा बनाया गया मानव निर्मित रेशा है। भाई निर्मित, मानव निर्मित हम इसको कहेंगे, या फिर कृत्रिम रेशा है। भाई प्राकृतिक नहीं है, ये कैसा है? कृत्रिम, जिसको मानव ने अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से बनाया हुआ है, जो कि एक प्रकार का क्या है भाई? बहुलक है हमारे पास। आगे चल के बड़ी क्लासों में आप बहुलकों के बारे में स्टडी करोगे कि पॉलीमर क्या होते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या? नाइलॉन। क्लियर? पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नाइलॉन। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, और दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसको पीट पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। जिंक है, तो पहले तो हम इनके प्रतीक या चिन्ह लिख लेते हैं। जिंक का होता है Zn, ठीक है। सल्फर का होता है S, सल्फर। और फास्फोरस का होता है हमारे पास क्या? P। और ऑक्सीजन को हम प्रदर्शित करते हैं O2, ऑक्सीजन। इस रूप में हम इनको लिखते हैं, ये इनके प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि निम्न में से किसको पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाता है? भाई पतली चादरों के रूप में पीट पीट कर बनाने के लिए काम जो किया जाता है ना, वो धातुओं का किया जाता है। हम धातुओं को पीट पीट कर पतली चादरों में डाल सकते हैं, और धातुओं के इस गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता, ये हमारा आघात वर्धनीयता कहलाता है, जिसमें हम धातुओं को पीट पीट कर चादरों में बदल सकते हैं। तो ऐसा हमें ये ढूंढना है इन 4 ऑप्शनों में से कि ऐसी हमारी धातु कौन सी है। तो भाई देखो, बात करें, जिंक हमारी धातु है, फास्फोरस हमारी अधातु है, तो ये हमारी धातु है। भाई आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। लेकिन फास्फोरस हमें जो दे रखा है, ये हमारी ये क्या है? अधातु। ऑक्सीजन भी हमारी क्या है? अधातु। और सल्फर भी हमारी क्या है भाई? अधातु।
तो अधातुओं को हम पीट पीट कर लंबी लंबी चादरों के रूप में नहीं डाल सकते हैं, ऐसा सिर्फ धातुओं के द्वारा किया जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्या, जिंक। क्लियर। अगला क्वेश्चन है तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है हमसे मलेरिया परजीवी का भाग क्या है। भाई हमें मलेरिया होता है, आपने सुना होगा भाई मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है भाई, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मच्छर के शरीर में एक प्लाज्मोडियम नाम का जीव पाया जाता है। वो उस जीव को मच्छर अपनी लार के माध्यम से जब हमें काटता है तो हमारे खून में मिक्स कर देता है। बाकी की प्रोसेस फिर हमारे ब्लड के द्वारा कंप्लीट होती है, तो वो कहलाता है हमारा मलेरिया। तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो मच्छर में भी मेल फीमेल होते हैं भाई, नर और मादा होते हैं। तो उनमें से हमारे पास जो मादा मच्छर होता है जिसका नाम है मादा एनाफिलीज, इस मच्छर के काटने से हमें क्या होता है, मलेरिया, जिसमें एक टाइम पीरियड के बाद, एक निश्चित समय के बाद बुखार आता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, रिपीटेशन होता है। तो मलेरिया, मलेरिया एक नॉर्मल मलेरिया है, एक मलेरिया फैल्सीफेरम भी होता है, मलेरिया बाइबैक्स भी होता है, मतलब और भी तरीके के हैं। ठीक है। तो मलेरिया एक परजीवी का वाहक है, जो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा क्या, मादा एनाफिलीज मच्छर। क्लियर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक टेडपोल किस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है। भाई तो सबसे पहले तो हम बात करें कि ये टेडपोल क्या है। भाई इस टेडपोल की बात की जाए तो टेडपोल मतलब है मेढक का बच्चा। भाई ऐसे याद रखो आप इसको, मेढक का बच्चा। मेढक के बच्चे को क्या बोला जाता है भाई, टेडपोल बोला जाता है। अब ये टेडपोल यानी जो मेढक का बच्चा है, ये वयस्क में बदलता है। भाई वयस्क में बदलने की जो प्रोसेज है ना, उस प्रोसेज को हम, टेडपोल से वयस्क मेढक जो बनने वाला है ना, उस प्रोसेज को हम कायांतरण कहते हैं। भाई ये कायांतरण यदि इसके अंदर नहीं होगा, काया अंतरण मतलब शरीर में बदलाव, काया मतलब शरीर, अंतर मतलब बदलाव। तो काया में जो बदलाव होने वाला है, शरीर में जो बदलाव होने वाला है, जो बच्चे से क्या बनने वाला है, वयस्क बनने वाला है, उस प्रोसेस को हम नाम से जानते हैं क्या, कायांतरण। हालांकि इसमें हमारा आयोडीन भी आवश्यक है, थायराइड ग्रंथि भी आवश्यक है, और भी बहुत सारे फैक्टर कारण इसका रीजन बनते हैं। लेकिन हमसे 4 ऑप्शनों में देकर पूछा गया है कि निषेचन है, रोपण है, मुकुलन है या कायांतरण। तो कायांतरण के द्वारा मेढक का जो बच्चा, जिसे हम टेडपोल कहते हैं, वो किस में विकसित होता है भाई, वयस्क मनुष्य में विकसित, वयस्क जीव में क्या होता है, विकसित होता है, यानी बड़ा मेढक बनता है। क्लियर। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा क्या, कायांतरण। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें पांचवा क्वेश्चन। तीसरा, दूसरा और पहला हमने कंप्लीट कर चुके हैं। पांचवें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह कौन सा है। तो भाई कल हमने आपसे इस बात को डिस्कस किया था। क्वेश्चन था कल पिछले सेट पेपर में, जब हमने आपको डिस्कस किया था कि सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है, तो उसका आंसर था हमारे पास क्या, बुध। तो आप उस लाइन को देखिए, उसमें हमने सभी ग्रहों के नाम जो लिखे थे, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह। और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपग्रह। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में हमने ग्रहों के नाम लिखे थे। उनमें सबसे सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है हमारा कौन सा, बुध। और हमसे पूछा गया है सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है, तो ये है हमारा कौन सा, नेपच्यून। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये थे हमारे क्या, सही विकल्प। अब हम बात करते हैं आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाई जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पिछले सैंपल पेपर में भी आ चुका है, इस सैंपल पेपर में भी हमें दे रखा है कि धनुष को खींचने के लिए जो धनुर्धर जो होता है ना, उसके द्वारा लगाया बल का उदाहरण है। भाई तो वो लगाया गया जो बल होता है ना, वो कहलाता है हमारा क्या, पेशीय बल। हमारी मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाया जाता है, उस बल को हम पेशीय बल कहते हैं। क्लियर। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, पेशीय बल। और अगला क्वेश्चन है हमारा, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। ज्वलन, ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है। भाई सबसे पहले फसल उगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई मिट्टी की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्या, मिट्टी की तैयारी।
दूसरा दे रखा है कि सूक्ष्म जीवों को किस सहायता से देखा जा सकता है, तो बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं भाई, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिससे हम बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं जो हमारी आंखों के द्वारा देखे नहीं जा रहे हैं। उन सूक्ष्म जीवों को भी हम इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया है, वायरस है, ऐसे सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं भाई, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। क्लियर? आप सभी लोग इन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हमसे बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिर्फ मैं इनको पढ़ के सुनाऊंगा, आप अपने नोट्सों से इनको डिस्कस कीजिए। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता है या नहीं उसका आंसर मिल रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें दीजिए। क्लियर? बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य दो सदस्यों के नाम बताइए। तो ये सैंपल पेपर अभी जो जारी किए हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे जो सिलेबस से आउट हैं वो क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं, तो हम इसमें से उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। रेड डाटा पुस्तक क्या है, युग्मनज और गर्भ में भिन्नता बताइए, सिंचाई किसे कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्या बनाते हैं। ठीक है, और दे रखा है तरल में गति करने वाली और क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के मध्य प्रमुख अंतर हमें जो दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है हमें मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। भाई ये 2023 में हमसे पूछा गया था भाई क्वेश्चन, 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था हमसे क्वेश्चन। दूसरा, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। जंतु कोशिका का और पादप कोशिका में अंतर है। अगला, यौवन आरंभ होने के समय शरीर में होने वाले परिवर्तन। किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए तथा किस प्रकार का आहार सबसे उत्तम है। भूकंप क्या होता है। भारत के 3 राज्यों के नाम बताइए जहां सबसे ज्यादा भूकंप के झटके किए जाते हैं। एक आवेशित गुब्बारा है, ये अभी हमारा क्वेश्चन बार बार सैंपल पेपरों में देखने को मिल रहा है, नवा क्वेश्चन है, जिसमें शोर तथा संगीत में अंतर पूछा गया है हमसे। निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के उन भागों को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए क्या होते हैं, कंपित, जिसमें एक दे रखा है हमें ढोलक और एक दे रखा है हमें क्या, सितार। अगला, मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए और अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों के नाम लिखिए। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन दे रखे हैं क्या, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर और पार्श्व परिवर्तन। 2 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, अथवा में भी 2 दे रखे हैं। यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अवलंब की तल एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप द्वारा इसका वर्णन कीजिए। और सेकंड दे रखा है कि प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं। अगला है धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर हमें दे रखा है, आसानी से हम 5 अंतर लिख सकते हैं। अगला है आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। आयरन ऑक्सीजन जल, मैग्नीशियम ऑक्सीजन जल, इनका प्रोडक्ट हमें लिखना है यहाँ पर। ठीक है, आगे दे रखा है धातु और अधातुओं के उपयोग लिखिए कोई 5, और फास्फोरस को जल के अंदर के संरक्षित किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन बार हमें दे रखा है कि पादप पारदर्शी स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, एक टिप्पणी लिखकर हमें बताना है। दूसरा है कि जल प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए, या वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए, या वायु को दूषित करने वाली 2 गैसों के नाम बताइए। तो ये था हमारा सेकंड सैंपल पेपर, जिसमें हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसमें सही विकल्प थे, खाली स्थान थे, और इसी तरीके से 1 बाई 1 क्वेश्चनों को हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड सैंपल पेपर, और आगे आने वाली क्लास में हम आपसे थर्ड सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ और लेवल के क्वेश्चन जो दे रखे होंगे। तो सैंपल पेपरों में जितने भी क्वेश्चन हमें दे रखे हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और हम इन 6 सैंपल पेपरों को प्रैक्टिस कर और एक हमारा प्रीवियस पेपर है 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इन क्वेश्चनों को पिलाकर हम अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो सभी लोग अच्छे से इनको प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले सैंपल पेपर के साथ। तब तक आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।